नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। जब आप पूरी तन्मयता के साथ मेरे से जुड़ जाएंगे तो स्टोरी का मजा भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं और बाकी बचे हुए जो पुराने साथी हैं, अगर आप अभी तक भी हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी उस लाल बटन को दबाइए और हमेशा के लिए हमारे साथ दिल और दिमाग से जुड़ जाइए। और हाँ, जल्दी से सभी लोग अपना परिचय भी कमेंट बॉक्स में दे दें और यह भी बताइए कि आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे और आसमान में बिखरे तारों के बीच रात 2 बजे ट्रेन देवगढ़ गांव पहुंचती है। देवगढ़ जैसलमेर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है जहां की आबादी अब नगण्य है। मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं और इक्का दुक्का ट्रेनें ही वहां पहुंचती हैं, क्योंकि ना कोई अब वहां जाता है ना आता है। हाँ, कभी कभार कुछ लोग गांव देखने पहुंच जाते हैं। उड़ती रेत और तपती धूप के बावजूद यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे प्रभाकर जी उस गांव में पहुंचे थे। उन्हें पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजा गया था। इस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। प्रभाकर जी ने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, इसलिए वह स्टेशन पर ही रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वह स्टेशन भी भयावह लग रहा था। वे स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे केबिन में गए। स्टेशन मास्टर उन्हें देखकर डर गया और घबराते हुए बोला, आप कौन हैं? प्रभाकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। पुरातत्व विभाग की ओर से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूँ। रात काफी हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ से बाहर जाना उचित नहीं समझा। यहाँ कोई वेटिंग रूम भी नहीं है, सो मैं आपके पास यहाँ केबिन में आ गया। क्या मैं आपके साथ यहाँ रात बिता सकता हूँ? स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। प्रभाकर जी ने अपना सामान नीचे रखा और टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वह किसी को आधी रात में अपने साथ यहाँ स्टेशन पर देख रहा है, वरना तो रात में बस यहाँ मेरे साथ भगवान हनुमान और यहाँ का वह सफाई कर्मी होते हैं। सफाई कर्मी भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझता है और रात में मेरे साथ यहाँ रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर पास ही था, जहां उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ रहती थीं। प्रभाकर जी ने उससे पूछा, आपको यहाँ ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहाँ आने से भी कतराते हैं। डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। साहबकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूं? वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? नहीं साहब, वैसे मैं यहाँ 3 महीने से हूँ, मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा। मैं डर डर कर नौकरी करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। स्टेशन मास्टर ने प्रभाकर जी को अपने थर्मस से गर्म चाय निकाल कर दी और खुद भी पीने लगा। प्रभाकर जी ने पूछा, इस गांव को भूतों का गांव क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? साहब, ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि देवगढ़ गांव रातों रात वीरान हो गया था। करीब 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। देवगढ़ रियासत के दीवान जालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। गांव की चौपाल पर ब्राह्मणों की बैठक हुई और उन्होंने रियासत छोड़ने का फैसला लिया। अगली शाम देवगढ़ वीरान हो गया और कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। तब से यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। अच्छा, तो ये कहानी है इस गांव की? जी, मैंने यही कहानी सुनी है यहाँ के लोगों से। सुबह 6 बजे प्रभाकर जी ने मास्टर जी से विदा ली। अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूँ। पहले उस काम को निपटा लूं जिसके लिए आया हूँ। आप रुकेंगे कहाँ? वहीं पुरातत्व विभाग का छोटा सा ऑफिस है, वहीं। फिर ठीक है। मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं।
आपने ऐसा सोचा? आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी, वरना आज के जमाने में कोई किसी अजनबी को अपने यहां रुकने नहीं कहता। आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमारे यहां भगवान स्वरूप होता है। प्रभाकर जी केबिन से निकलने के बाद प्लेटफार्म पर पहुंचे, जहां आधा हिस्सा कच्चा और आधा पक्का था। कच्चे प्लेटफार्म के किनारे एक पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी छांव में एक लड़का 5 बकरियों के साथ बैठा था। उसने मैले कपड़े और केसाहबिया साफा बांध रखा था और उसकी बकरियां पीपल के पत्ते चबा रही थीं। लड़का ऊंघ रहा था और प्रभाकर जी की नजर उससे टकरा गई। प्रभाकर जी ने पूछा, ये तुम्हारी बकरियां हैं? हाँ साहब, यह हमारी बकरियां हैं। साहब, कोई गलती हो गई हमारी बकरियों से? अरे नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। ओ अच्छा साहब। प्रभाकर जी ने बातचीत समाप्त की और आगे बढ़ गए, लेकिन जब कुछ दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां न तो वह लड़का था न उसकी बकरियां। पीपल का पेड़ भी सुनसान और खाली था। प्रभाकर जी के पसीने छूट गए और उन्होंने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। प्लेटफार्म से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक लड़की और एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़े थे। प्रभाकर जी ने वहां से निकल जाना ही उचित समझा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गए। कुछ कदम चलने के बाद जब उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो लड़की मुस्कुरा रही थी। यह देखकर उनका डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि लड़की की मुस्कान उन्हें प्यारी लगी। प्रभाकर जी ने सोचा कि शायद कुछ अजीब था, लेकिन उस मुस्कान ने उनका डर कुछ हद तक कम कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कुछ कदम और चलकर फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह जल्दी से ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। अब वे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मन ही मन अपने अधिकारियों को कोसने लगे। सालों ने मुझे इस भूतों के गांव में भेज दिया। मैं भी ज्यादा पैसों के लालच में यहां आ गया। अब तो लगता है मैं भी भूत बनने वाला हूं। जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रभाकर जी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्टा उनके पहुंचते ही एक एड्रेस के साथ नक्शा थमा दिया गया। वहां बैठे बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, आपको यहां इस जगह पर जाना है। अब प्रभाकर जी को वह बूढ़ा भी कोई भूत ही नजर आ रहा था। उनकी जान अब हलक में अटकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे यह सब सोच ही रहे थे कि एक नौजवान ने आकर उनसे कहा, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, आपको मेरे साथ इस एड्रेस पर चलना है। प्रभाकर जी अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियों की तरफ देखा और फिर 4 कदम चलकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह नौजवान बोला, या आप क्या कर रहे हैं साहब? आप किसी भूत से मिलकर तो नहीं आ रहे हैं? प्रभाकर जी उसकी बात सुनकर बोले, यही समझ लीजिए साहब जी, सुबह से यहाँ भूतों से ही मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, फिर भी जिंदा हूँ। यह बोलकर प्रभाकर जी एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। प्रभाकर जी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हैं और नौजवान से कहते हैं, देखिए साहब जी, अभी मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्टेशन से पैदल चलकर यहाँ आ रहा हूँ। सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। नहाना तो छोड़िए, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। बस सुबह से भूतों से मेरी मुलाकात हो रही है। यह सुनकर वह नौजवान कहता है, साहब, मेरा नाम विकास यादव। कृपया मुझे विकास ही कहें, साहब ना कहें। आप मुझसे ओहदे और उम्र दोनों में बड़े हैं। फिर विकास प्रभाकर जी से आगे कहता है, और साहब, यह गांव तो सच में भूतों का बसेरा है। इसी डर के मारे कोई इधर आने की हिम्मत नहीं करता। आप कैसे आ गए यहाँ, यह तो समझ से परे है। और देखिए, सही सलामत ऑफिस भी पहुंच गए। मैं तो यहाँ का स्थायी बाशिंदा हूँ। इन भूतों से बचने के लिए मैंने कमर पर कई ताबीज और धागे बांध रखे हैं। लेकिन यहाँ के भूतों की खास बात यह है
कि ये सिर्फ बाहर से आने वालों को ही नजर आते हैं। गांव के लोगों को तो ना ये दिखते हैं, ना तंग करते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभाकर जी ये सुनकर और भी भयभीत हो गए। उन्होंने विकास से कहा, अब मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना। नौकरी जाए तो जाए, जिंदा रहूंगा तो 1000 नौकरियां मिल जाएंगी। प्रभाकर जी की घबराहट देख विकास उन्हें ढांढस बंधाता है। वह पास की चाय की दुकान से चाय मंगवाता है और बोला, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा प्रभाकर जी, लेकिन यहाँ तो गाड़ी अब कल सुबह ही आएगी। आप चाय पी लीजिए, फिर मेरे साथ चलिए, नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। खाना भी मेरे ही घर पर खा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ना कोई होटल है और ना धर्मशाला। और ऑफिस में जो मेहमानों के ठहरने वाला कमरा है वो भी कब का गंदा पड़ा है। कोई मेहमान तो आता नहीं यहाँ, इसलिए सब बंद और बदहाल है। ठीक है। थोड़ी देर में चाय आ गई और वे तीनों, प्रभाकर जी, विकास और वह बूढ़ा आदमी चाय पीने लगे। चाय के बाद प्रभाकर जी मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विकास के साथ उसके घर चले गए। वहां नहा धोकर फ्रेश हुए और फिर खाना खाया जो विकास की पत्नी ने बनाया था। खाना खत्म होने के बाद विकास ने कहा, साहब आप अगर यहाँ नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो मेरी मानिए, उस जगह को एक बार देख ही लीजिए। वहाँ पहले भी खुदाई में एक बावड़ी मिल चुकी है। यहाँ पर अक्सर खुदाई में कभी सिक्के, कभी मूर्तियाँ और कभी कंकाल निकलते रहते हैं। यहाँ के जानकार कहते हैं कि वहाँ कोई खजाना भी गड़ा हो सकता है। प्रभाकर जी विकास की बात सुनकर चौंक गए। खजाना? हाँ साहब, खजाना। कुछ साल पहले एक जीप में कुछ लोग एक तांत्रिक को लेकर यहाँ आए थे। उन्होंने वहाँ रात के घनघोर अंधकार में खुदाई की थी, लेकिन गांव के भूतों के भय से वे अधिक दिन टिक नहीं पाए। उनके जाने के बाद कुछ लोगों ने वहाँ सोने चांदी के सिक्के पाए और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात सरकार के कानों तक पहुंची तो उस स्थान पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह सब सुनकर प्रभाकर जी गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, अब जब गाड़ी कल सुबह ही मिलेगी तो क्यों ना आज उस जगह का मुआयना कर लिया जाए। लेकिन पहले मुझे भी कहीं से कुछ ताबीज वाबीज दिलवा दो भाई, नहीं तो यहाँ के भूत कहीं मुझे भी भूत न बना डालें। विकास मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म सर जी। फिर वह प्रभाकर जी को गांव के एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने प्रभाकर जी की कमर पर मंत्र फूंककर एक साथ 4 ताबीज बांध दिए और कहा, लो सर जी, अब कर दिया इन भूतों का जाप। अब भूत तो क्या, भूतों का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रभाकर जी मुस्कुराते हुए तांत्रिक को 200 रुपए पकड़ा देते हैं और विकास के साथ उस स्थान के मुआयने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक के यहाँ से निकलने के बाद विकास ने प्रभाकर जी से पूछा, सर 200 रुपए क्यों दिया सर जी, 50 में भी काम हो जाता। इस पर प्रभाकर जी हंसकर बोले, भाई भूतों का सवाल था, वरना ये भूत तो मुझे भी भूत ही बना डालते। वैसे 200 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। विकास ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर जी, सही कह रहे हो आप। लगभग आधे घंटे बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां का मुआयना करने के लिए प्रभाकर जी यहां आए थे। वहां की गर्म हवा तेजी से बह रही थी और रेत के टीले सोने जैसी चमक बिखेर रहे थे। चारों ओर खड्डे ही खड्डे थे, जिनमें खेजड़ी के पेड़ किसी सिपाही की तरह खड़े थे, मानो उन खड्डों की पहरेदारी कर रहे हों। प्रभाकर जी यह सब देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक गडरिये पर पड़ी, जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे से उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें बटन जैसी थीं और सर पर मैली कुचैली धोती का साफा बांध रखा था। उसकी भेड़ें खेजड़ी की झूलती डालियों के पत्ते चबा रही थीं। कांटों के बीच भी वह गड़हरियां प्रभाकर जी को किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। घबराहट में उन्होंने जल्दी से विकास से कहा, वो देखो भूत, पक्का ये भी भूत है। ऐसे ही एक भूत से मैं पहले भी स्टेशन पर मिल चुका हूँ। आपको तो अब हर जगह भूत ही भूत नजर आ रहे हैं सर जी। ये भूत नहीं, सचमुच का गड़रिया है। यहाँ अक्सर ऐसे गड़रिये अपनी भेड़ें और बकरियां चराते मिल जाते हैं। तभी अचानक एक मध्यम आयु वर्ग की, मध्यम कद काठी की औरत काले रंग के कपड़ों में वहां आ जाती है। यह देख
प्रभाकर जी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्हें वह औरत किसी भूतनी जैसी लगती है। उसने काले रंग का घेरदार लहंगा चोली और ओढ़नी पहनी हुई थी। हाथों में सफेद, लाल और हरे रंग की चूड़ियां कोहनी तक चढ़ी हुई थीं। वह बहुत अजीब लग रही थी। तपती रेत पर मोजरी पहने हुए वह औरत तेजी से उनके पास आकर रुक जाती है। प्रभाकर जी उसे देखकर घबराहट में जल्दी से विकास के पीछे छिप जाते हैं। विकास उनकी हालत देखकर हंसते हुए कहता है, सर जी, यह भूतनी नहीं है, यह रुदाली है। किसी के यहाँ मातम से लौट रही है। प्रभाकर जी हैरानी से कहते हैं, रुदाली? हाँ सर जी, रुदाली। यहाँ राजा महाराजाओं के जमाने से यह प्रथा चली आ रही है। आज भी जो लोग बहुत अमीर होते हैं वे अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए किसी की मौत पर रोने के लिए इन रुदालियों को बुलाते हैं। यह रुदालियाँ गरीब और नीची जात की औरतें होती हैं। रुदाली उनके पास आकर घूंघट की आड़ से बोली, साहब, यह जमीन सरकार की है। आप दोनों यहाँ जमीन कैसे खरीद सकते हैं? 4 दिन पहले एक सज्जन यहाँ आए थे। वे इंची टेप से कुछ नाप रहे थे। 8 मिनट बाद क्या हुआ, वे भाग गए। शायद उन्होंने कोई भूत देख लिया था। प्रभाकर जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी आया था मुआयना करने? यह कहते ही वह औरत जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से मिट्टी के ढोरों में देखते देखते गायब हो गई, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। अरे, कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। अब विकास भी भयभीत हो गया। वह धीरे धीरे डरते हुए बोला, साहब जी, वो रुदाली नहीं, लगता है कोई भूतनी थी, इसीलिए वो ऐसे गायब हो गई। वह हमें डराने के लिए रुदाली के वेश में यहाँ आई थी, लेकिन हमने ताबीज पहन रखे हैं, इसलिए गायब हो गई। यह सुनते ही प्रभाकर जी का भय और बढ़ गया। वह घबराते हुए बोले, तुम्हें मरना है तो मरो भाई, मैं तो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। यहाँ तो कब कौन सा भूत आ टपके कुछ पता नहीं चलता। बड़ा अजीब भूतों का गांव है यह। भाकर जी गुस्से और डर के साए में जीप में जाकर बैठ गए। विकास भी पीछे पीछे दौड़ते हुए जीप में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जैसे ही विकास ने जीप स्टार्ट की, उसकी जीप के सामने एक बकरी आ गई। बकरी को देखकर विकास ने तेजी से ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बकरी जीप के नीचे आ चुकी थी। यह देख विकास और प्रभाकर जी दोनों ही डर गए। विकास के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे डर था कि कहीं कोई आकर लड़ने या मुआवजा मांगने ना आ जाए। वह जल्दी से जीप स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। प्रभाकर जी झल्लाते हुए बोले, अब ये जीप क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कहीं इसमें उस बकरी की आत्मा तो नहीं घुस गई? विकास इस पर चुप रहा और जीप से उतरकर पेट्रोल चेक करने लगा। उसके मन में डर था कि कहीं कोई आकर बकरी का मालिक न बन जाए, और जो उसने सोचा था वही हुआ। बकरी का मालिक विकास के सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। मैले धोती कुर्ते में लिपटा हुआ, सर पर गंदा साफा और हाथ में मोटा डंडा लिए हुए, जिससे वह बकरियां हाँकता था। वह उस मोटे डंडे को जमीन पर मारते हुए जोर से रोने और मातम मनाने लगा। तुम लोगों ने बकरी को मार डाला। चलो, तुमने बकरी को मार डाला। 5 शेर दूध देता था। अब बताओ उसे कैसे पीसना है। अब तुम दोनों को मारी गई बकरी के पैसे निकालने हैं। वह रोते रोते चिल्लाने लगा और मरी हुई बकरी को अपनी गोद में उठा लिया, फिर उसे चूमने लग गया। प्रभाकर जी और विकास चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे और उसकी हरकतें देख रहे थे। फिर प्रभाकर जी ने विकास की ओर देखकर कहा, इसकी यह पिद्दी सी बकरी 5 शेर दूध देती थी। सर, ये सब पैसे ठगने की तरकीबें हैं इन लोगों की। विकास अब उस बकरी वाले को चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हारी बकरी दूध देती थी तो उसे इतनी गर्मी में अकेला क्यों छोड़ा? और मेरे साथ चालाकी मत करो। मैं बार वाला नहीं हूं, इस गांव का हूं, समझे कि नहीं? और यह सरकारी जमीन है, 8 आने भी देना मना है। फिर बताओ, तुम्हारी बकरी को 8 आने क्यों दिया? गांव के लोगों को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। विकास गुस्से में बोलता जा रहा था और वह बकरी वाला गडरिया
उसे मोटी मोटी आंखों से घूरे जा रहा था। तभी अचानक वहां आंधी चलने लगी, जिससे विकास की आंखों में मिट्टी चली गई। वह अपनी आंखें मसलने लगा और प्रभाकर जी भी उड़ती धूल के कारण अपनी आंखें मसलने लगे। फिर जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली तो वहां ना बकरी दिखी, ना वह बकरी का मालिक। यह देख प्रभाकर जी और विकास दोनों ही भयभीत हो गए। प्रभाकर जी गुस्से से बोले, अगर ये जीप थोड़ी देर और स्टार्ट नहीं हुई तो हम दोनों भी यहाँ भूत बनकर बकरियां चराएंगे, समझे? जल्दी से कोई और इंतजाम करो यहाँ से निकलने का। लेकिन वो खंडहरों और उजड़े मकानों के बीच फंसे हुए थे, जहां से पैदल निकलना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, सिर पर तपता सूरज, और अब उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। खाने को तो वे कुछ लाए ही नहीं थे। प्रभाकर जी हताश थे और विकास जीप ठीक करने में जुटा था। इंजन गर्म होकर बंद हो गया था और कोई भी जुगाड़ उसे ठंडा नहीं कर पा रहा था। अब उन दोनों का भूतों से डर कम और इस सुनसान जगह पर रात बिताने का डर अधिक सताने लगा, क्योंकि अभी तक प्रभाकर जी को कोई खतरनाक भूत नहीं मिला था। जितने भी भूत मिले थे वे उन्हें सिर्फ दर्शन देकर गायब हो जाते थे। धीरे धीरे रात घिरने लगी और मौसम भी ठंडा हो गया। वो सुनसान जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। रात के 8 बज गए और वे दोनों जीप के अंदर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भूख प्यास की सारी सुध बुध जैसे गायब हो गई थी। दोनों बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बजे अचानक उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब मानो खतरे की घंटी बज चुकी थी। ऊंट पर बैठा लड़का बेहद डरावना था। माथे पर टांके, हाथ पैरों पर खुले जख्म से रिश्ता खून, खड़े हुए भूरे बाल और बड़े नुकीले दांत। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रभाकर जी और विकास को ऊंट तो दिख रहा था, पर उस पर बैठा लड़का नजर नहीं आ रहा था। वे जीप में बैठे अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे और प्रभाकर जी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बीच बीच में विकास को डांट भी रहे थे। तभी ऊंट ने उनकी जीप को जोरदार धक्का मारा। धक्का लगने से प्रभाकर जी और विकास जीप से लुढ़ककर बाहर गिर पड़े। जमीन पर गिरे हुए जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो उनकी सांस हलक में अटक गई। ऊंट पर बैठे उस डरावने लड़के ने जोर से अट्टहास किया और बोला, आज मैं थारा खून पीकर अपनी तृष्णा बुझाऊं। मन बहुत जोर की तृष्णा लगी रही। ये कहते ही वह लड़का, जो वास्तव में एक नरभक्षी भूत था, विकास की तरफ बढ़ने लगा। वह भूत रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में निकलता था और इस समय उसका अगला शिकार विकास ही था। विकास ने उस नरभक्षी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन भूत पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था, न हनुमान चालीसा का और न ही उसकी कमर पर बंधी ताबीज का। रात के अंधेरे में उस नरभक्षी की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाती थीं कि वह भयानक से भयानक जानवर का भी बड़े आराम से खून पी सकता था, लेकिन सूरज की किरणें निकलते ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाती थीं और वह एक सामान्य भूत में बदल जाता था। इसलिए वह रात के अंधेरे में ही शिकार की तलाश में निकलता था। वह विकास की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे प्रकाश अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ता है। जब वह विकास के करीब पहुंचा तो उसने विकास की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा लिया। जोर से हंसते हुए उसने कहा, तुझे भूतों से डर नहीं लगता? क्यों? ताबीज का गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर इतराता फिरता है। क्यों? अब बुला अपने उस तांत्रिक को तुझे बचाने के लिए। विकास की गर्दन उस नरभक्षी की पकड़ में इतनी जोर से फंसी थी कि उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। विकास के हाथ पांव फड़फड़ाने के बाद अचानक शांत हो गए। नरभक्षी ने फिर एक झटके में विकास को नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ा दिए।
वह विकास का खून पीने लगा और यह दृश्य बेहद भयावह था। विकास के खून की धार उसके पेट में जाते ही उसके चेहरे पर बहने लगी। जब नरभक्षी ने पूरा खून पी लिया तो उसने विकास का मांस नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख प्रभाकर जी चीखते हुए चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन डर और सदमे के कारण वह बेहोश हो गए। सुबह के 5 बज रहे थे और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं। सूरज की किरणें पड़ते ही वह नरभक्षी भूत गायब हो गया, लेकिन प्रभाकर जी अब भी बेहोश पड़े थे। उनके पास ही रेत पर विकास के मांस के कुछ बचे खुचे टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन पर काली चींटियां रेंग रही थीं। उन टुकड़ों को देख कुछ गिद्ध भी वहां मंडराने लगे थे, मानो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों। सारी रात बीत जाने के बाद भी जब विकास घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी चिंतित होकर पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर उसने पूछताछ की कि विकास अब तक घर क्यों नहीं लौटा। जब ऑफिस के कर्मचारियों को प्रभाकर जी और विकास के लापता होने की खबर मिली तो 2 स्टाफ तुरंत उस स्थान का मुआयना करने निकल पड़े जहां प्रभाकर जी और विकास गए थे। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि रेत की उद्यान ने उस इलाके को पूरी तरह धुंधला कर दिया था, जिससे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे से कहते हैं, यहीं तो आए थे प्रभाकर जी और विकास, इसी जगह का मुआयना करने, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। कहीं वो कहीं और तो नहीं चले गए। इस बीच दोनों के मुंह से एक साथ निकला, कहीं किसी भूत के हत्थे तो नहीं चढ़ गए। वह दोनों एक पल के लिए डर गए और चारों तरफ नजर दौड़ ढाई, पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक की नजर पड़ी और उसने कहा, वो देख, वो जीप खड़ी है वहां। दूसरा भी ध्यान से देखने लगा और उसने भी जीप को देखा। वे दोनों जीप के पास पहुंचे और देखा कि रेत में धंसे बेहाल अवस्था में प्रभाकर जी पड़े थे, जो कहराते हुए पानी पानी बोल रहे थे। यह देखकर वे तुरंत प्रभाकर जी को उठाकर जीप में लिटाते हैं और अपने साथ लाए पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही प्रभाकर जी को जैसे ही थोड़ा होश आया, उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, विकास, और फिर से बेहोश हो गए। प्रभाकर जी के इस तरह चीखने से वे दोनों भी घबरा गए। तभी उनमें से एक ने मांस के टुकड़ों की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो, मांस के टुकड़े। दूसरा भी उन टुकड़ों को देखता है और अंदाजा लगाता है कि शायद यहां रात में कोई बड़ा हादसा हुआ है। वे दोनों विकास को वहां खोजने लगते हैं, पर विकास का कोई अता पता नहीं चलता। दोनों मांस के टुकड़ों को देखकर सोचने लगे, कहीं ये विकास के मांस के टुकड़े तो नहीं हैं। जल्द ही उनमें से एक ने कहा, सुनो, यहां से जल्दी चलो प्रभाकर जी को लेकर। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये गांव तो वैसे भी भूतों का है और ऊपर से यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। वे जीप वहीं छोड़कर बेहोश प्रभाकर जी को बाइक पर अपने बीच में बिठाकर ऑफिस ले आए। ऑफिस में पहुंचने पर उन्होंने प्रभाकर जी पर ठंडे पानी के छींटे मारे, लेकिन प्रभाकर जी को होश नहीं आया। घबराकर उनमें से एक वैद्य को बुलाकर लाया, जो पास ही में रहते थे। वैद्य जी ने आकर प्रभाकर जी की नाड़ी देखी और कहा, कुछ खास बात नहीं है, इन्हें सदमा लगा है। 1-2 घंटे में ये खुद ही होश में आ जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद प्रभाकर जी को होश आया और उन्होंने रात की पूरी घटना ऑफिस के सभी लोगों को सुनाई। घटना सुनाते हुए भी प्रभाकर जी कांप रहे थे और विकास की इतनी भयानक मौत सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। विकास की मौत की खबर उसके घर पहुंचा दी गई। अब सुबह के 10 बज रहे थे और एक गाड़ी उस गांव में आने वाली थी। प्रभाकर जी अब वहां और नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इस गांव में रुकने का मतलब अपनी मौत को आमंत्रण देना है। ऑफिस के एक स्टाफ के साथ वे रेलवे स्टेशन पहुंचे।
स्टेशन पर पहुंचते ही उनकी नजर एक गडरिये पर पड़ी जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। इस बार वह गडरिया उन्हें इतना भयावह लगा कि वह उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। ऑफिस का स्टाफ उन्हें टिकट लाकर गाड़ी में बैठा देता है। प्रभाकर जी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं और फिर कभी इस गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। विकास की पत्नी को गुजारा भत्ता दिया गया और सरकार ने इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिहाज से गांव को खाली करवा लिया। अब उस गांव में सिर्फ भूत रहते हैं। ना कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन पर रुकती है और ना ही कोई आदमी अब वहां आता है। यह गांव हमेशा के लिए भूतों को समर्पित हो चुका है। आज की हमारी यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक सुनने वाले लोगों में बचे हैं तो फिर कमेंट करके जरा यह भी बताते जाना कि स्टोरी कितनी जबरदस्त रही है, ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें और कहां इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी आपने आखिर तक इस स्टोरी को सुनने के लिए अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और जल्दी ही आपके लिए एक और नई स्टोरी लाने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।